डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस क्लास में ये बताऊंगा कि आशुलिपि लेखन संबंधी कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आशुलिपि लेखन हेतु आवश्यक उपकरण। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। कौन कौन से उपकरण हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती है जब हम आशुलिपि का लेखन करते हैं या किसी कार्यालय में हम स्टेनो के पद पर जब तैनात होते हैं, कार्यरत होते हैं, तो हमारे पास क्या क्या अच्छी तरीके से होना चाहिए जिससे कि हम अच्छी तरीके से आशुलिपि लिख सकें, कंफर्ट के साथ में लिख सकें। क्योंकि आशुलिपि का लेखन तो आप खड़े खड़े भी करना चाहेंगे तो कर, लेकिन उस समय पर्याप्त मात्रा में स्पीड पर्याप्त नहीं आपकी आएगी। तो एक वे होता है, एक तरीका है कि जिस तरीके से आप लिखेंगे तो आपकी स्पीड और गति पर जो है काफ़ी अच्छा असर आएगा। तो वो तरीका क्या है, तो उसके लिए आज हम यहाँ पर कुछ सीखेंगे, आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे और जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, यदि इस तरीके से हम आशुलिपि के लेखन का अभ्यास करें, ये चीज़ें हमारे पास में हों, तो हम अच्छी तरीके से आशुलिपि का लेखन कर सकते हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं, वो तरीका क्या है, वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है अपने यहाँ पर कि जिस पर आप बैठते हो, जिसको हम कहते हैं ना कुर्सी मेज, कुर्सी और मेज, इसका आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। क्योंकि जब इस आशुलिपि जब हम अच्छी तरीके से बैठते हैं, बैठने के हमारे पास संसाधन अच्छे होते हैं, तभी हम कंफर्ट जोन फील करते हैं। कंफर्ट जोन आपके पास होता है तभी आप आशुलिपि अच्छी तरीके से लिख पाते हैं। तो जो एक आशुलिपिक होता है उसके लिए कहते हैं जो मेज होनी चाहिए, मेज है ना, मेज के बारे में कि यह जो है 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर। अगर इतनी ऊंचाई है, क्योंकि मेज जब ऊपर होती है तभी हम आसानी से लिख पाते हैं। अगर नीचे होती है, थोड़ी सी निचली होती है, तो हमको झुक करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 75 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई होनी चाहिए हमारी मेज की। ठीक, दूसरी बात है इसमें जो कुर्सी है वो कैसी होनी चाहिए। देखो, कैसी होने का मतलब यहाँ पर हमारी लंबाई ऊंचाई से ही इसका अभिप्राय है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ये कौन सी चीज़ की बनी है, लकड़ी की, लोहे की, कैसी है, इससे कोई अभिप्राय नहीं है। तो जो कुर्सी है हमारी, वो कुर्सी 45 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए ऊंची कितनी? 45। ये 45 सेंटीमीटर ऊंची, और जो मेज है वो हमारी 75 सेंटीमीटर ऊंची होगी। तो हम एक कंफर्ट जोन फील करते हुए इस पे बैठ पाएंगे। इसे यहाँ पर आप देखते हैं कि जो कुर्सी है वो उसकी हाइट जो है कम है, मेज की जो हाइट है वो ज़्यादा है। क्योंकि मेज आपके ऊपर आनी चाहिए, आपका जो हमारा वक्ष होता है सीने के सामने आपकी लगभग होनी चाहिए, जिससे हमको ज़्यादा झुकना ना पड़े और हम अच्छी तरीके से लिख सकें। ठीक है, और जब ज़्यादा चली होती है तो जो हम बैठते हैं तो जो हमारे घुटने होते हैं पैरों के, वो हमारी जो मेज है उसमें लगने लग जाते हैं, जिससे कि हम नहीं हो पाते हैं। तो कुर्सी इतनी ऊंची होनी चाहिए, आप अनुमान लगा लेना कभी, कि जो उसके पैर होते हैं, व्यक्ति के जो पैर होते हैं वो मेज के नीचे की तरफ उसमें जाने चाहिए, इतना खुला, आगे खुला होना चाहिए, तभी हम आसानी से लिख पाते हैं। नहीं तो हम कंफर्ट तरीके से बैठ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
उसके पश्चात हम चलते हैं दूसरी बात आपको बताते हैं इसमें। दूसरा यह कि हमारे पास में जो पुस्तिका हम इस्तेमाल करते हैं, जो आशुलिपि को लिखने वाले हैं वो जानते हैं जो इसकी कॉपी होती है वो कैसी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप इसको आपके पास में लिखने वाली अच्छी कॉपी नहीं होगी तब तक आप इसको अच्छी तरीके से नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि जो सामान्य रजिस्टर्स हमारे पास लिखने के लिए आते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनके बीच में जो लाइनों की जो गैपिंग होती है वो काफ़ी कम होती है, गैपिंग काफ़ी कम होती है। और जो आशुलिपि के जो कॉपी जो पुस्तिका आती है उसमें जो लाइनों के बीच की जो दूरी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि हम आसानी से जब हम स्ट्रोक बनाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कवर्ड नहीं होते हैं, टच नहीं होते हैं। क्योंकि जब एक दूसरे को टच करते हैं, क्योंकि आशुलिपि में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान अर्थात लाइन के ऊपर लाइन को क्रॉस करते हुए काट करके इसमें जो चिन्ह है वो दर्शाए जाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा इसमें महत्व है कि जो हमारी कॉपी हो वो काफ़ी जो है वो अच्छी क्वालिटी वाली हो, उसमें ज़्यादा खुरदरापन ना हो, थोड़ा सा चिकना हो, चिकने जो पेज आते हैं वो चिकने पेज होने चाहिए, जिससे कि जो पेंसिल है वो हमारी आसानी से जो ना सरकती रहे, उसमें से खुरदरापन ना हो। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब कॉपी होनी कैसी चाहिए, जैसे यहाँ पर देखो हम रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें इस तरीके से रजिस्टर ओपन होते हैं, इस तरीके से। ऐसी कॉपी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रजिस्टर्स जो इसकी जो कॉपी आती है वो कॉपी जो है बही होती है, हमने देखा कि कॉपी जो है वो इसकी जो है वो बही नुमा होनी चाहिए। कॉपी कैसी होनी चाहिए? बही नुमा। बही नुमा का मतलब है कि डायरी टाइप की आती है और पेज आगे की तरफ पलटे जाते हैं, इस तरीके से पलटने वाली होनी चाहिए, इस तरीके से पलटने वाली नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात ये है कि बही नुमा होनी चाहिए। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखें कि इसमें कम से कम 200 पृष्ठ होने चाहिए। कम से कम की बात बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप बहुत पतली लेंगे तो आपको, क्योंकि लिखना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है, कई डिक्टेशन हो जाती हैं इसमें लिखने के लिए, तो फिर दिक्कत आती है। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना है कि बही नुमा हो और 200 पृष्ठ हो, जो इतनी जल्दी फिल ना हो और हम उसको कुछ दिन इस्तेमाल उसका कर सकें, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात अभी हमने बताई थी कि जो इसके पेज हों वो चिकने होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? चिकने होने चाहिए, मतलब चिकनाहट इसमें पेजों में होनी चाहिए, जिससे कि जब हम पेंसिल से लिखें तो सरलता से हम उस पर लिख सकें। वो सरकने वाली हो, पेंसिल सरके, खुरदरे होते हैं तो वो सरकती पेंसिल नहीं है, वो हमें जोर लगाना पड़ता है, प्रेशर के साथ में हमको लिखना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। और जब आप इसको लिखें तो इस पर आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि जितने भी पृष्ठ हमने लिख लिए हो ना, क्योंकि वो बहीनुमा होती है तो उन पर हमको रबड़ बैंड लगा देनी चाहिए, जिससे कि जब हम खोलें तो हम स्टेनो के पास में स्टेनो की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिससे कि हम आसानी से उसको वो जल्दी लिखता है, बहुत फास्ट लिखता है, समय की बचत होती है। तो अगर आप रबड़ बैंड का इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत जल्दी ही कॉपी को खोल पाएंगे और ज़्यादा समय हमको उसमें नहीं लगेगा अपने लिखने वाले पेज तक पहुंचने में। तो रबड़ बैंड का इस्तेमाल करें। किस पर रबड़ बैंड का इस्तेमाल करना है? जिन पृष्ठों पर हमने लिख लिया है। इससे क्या होगा कि आप आसानी से उन पेज पर पहुंच जाएंगे। और हमने आपको बताया था कि कॉपी को पलटते कैसे, इसके जो पेज होते हैं ना, तो जैसे कि ये हमारा पेज है और इस पेज पर जब हम लिखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखते हुए इधर को जाते हैं, ऐसे लिखते हुए तो जैसे ही हम यहाँ पर आने वाले होते हैं तो पेपर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ हम बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि हमको लिखने के लिए कभी भी नीचे की तरफ आना नहीं पड़ता है और हम यहीं पर लिखते रहते हैं, पेपर को ऊपर सरकाते। और
ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे हमको पेज पलटना होगा तो पेज पलटने में हम यहाँ लिखते हैं, फिर हम यहाँ से ऐसे पकड़ करके ऐसे पलटते हैं, ऐसा हमको ना करना पड़े। और क्योंकि जब धीरे धीरे हम पेज को सरकाते रहेंगे तो एक स्थिति आएगी कि पेज हमारा यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, पेज हमारा यहाँ तक आ जाएगा और उसके पश्चात में फिर हम तुरंत उसको पीछे की तरफ पलट देंगे और हम यहीं के यहीं फिर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि हमने आपको बताया कि स्टेनो का काम ही होता है कि समय की बचत करना, क्योंकि वो काफ़ी तीव्र गति से लिखता है डिक्टेशन। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये जो टेक्निक है पेज पलटने की, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। तीसरी बात आपको यहाँ पर बताते हैं, इसमें जो हम पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, इस पर भी ध्यान देना है कि पेन और पेंसिल कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो पेंसिल का हम इस्तेमाल करें वह एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है ना, उस पेंसिल की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम रफ पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, बेकार घटिया क्वालिटी की पेंसिल इस्तेमाल करते हैं तो बीच बीच में टूटती है। तो हमें ऐसी पेंसिल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। पेंसिल ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें जो हम उसमें जो ग्रेफाइट लगा रहता है थोड़ा सा चिकना ग्रेफाइट हो, कि वो जल्दी से उसमें चिकनाहट हो और अच्छी उसमें आउटलाइन लिखने में अच्छी लगे। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। और सबसे पहली बात, किसी हमने पेन की भी बात यहाँ पर लिखी है, तो पेन का इस्तेमाल प्रारंभ में नहीं करना है। ठीक है, जब आप अच्छी तरीके से आशुलिपि को लिखना सीख जाएं तब आपको पेन का इस्तेमाल करना है। तो पेन का इस्तेमाल आपको प्रारंभ में नहीं करना है। ठीक है, पेन प्रारंभ में नहीं इस्तेमाल करना है। ये आप बातें मुझे लगता है कि ध्यान में रखेंगे तभी आप अच्छी तरीके से आशुलिपि का प्रयोग कर पाएंगे। और जब भी आप इस्तेमाल आप करें बाद में पेन, तो आपको ध्यान रखना है पेन जो है तो पेन भी आपकी अच्छी क्वालिटी वाले हों, जिनमें जो आसानी से जल्दी चलने लगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे पेन का इस्तेमाल करते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा इंक निकलती है, वो सरकते नहीं है, और जहाँ पेपर पे रखते हैं तो वहीं पर काफ़ी ज़्यादा इंक जो है वो सूखना पेपर इस्तेमाल कर स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे पेन ना हो जिनसे ज़्यादा इंक निकलती हो, ऐसे हो जो बहुत जल्दी, जिनमें फिसलन हो, बहुत जल्दी वो चलने वाले हों, ऐसे होने चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पेन और पेंसिल है इसको ज़्यादा, बहुत लोग क्या करते हैं बहुत टाइट पकड़ते हैं अपने हाथ से, ग्रिप से बहुत तेज़ी से पकड़ते हैं दबा करके। ऐसा नहीं, बहुत हल्की ग्रिप में पकड़ना है ना, हल्के टच से इसको हमें अपने पेन और पेंसिल को पकड़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी तेज़ जोर से इसको नहीं पकड़ना है। और जब आप अपनी पेंसिल से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखेंगे जो कॉपी है आपकी वो जो है वो मेज के ऊपर सीधी होनी चाहिए। तिरछी कॉपी ना रखें, सीधी रखें, जिससे कि वो अच्छी तरीके से वहाँ पर आउटलाइन हमारी बन सके। तिरछी कॉपी नहीं होनी चाहिए, सीधी कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, और कॉपी को एक जो आपका जो हमारा बायां हाथ है वो उस बाएं हाथ से कॉपी को हमको पकड़ करके रखना है। ठीक है, बाएं हाथ से कॉपी को पकड़ें। ठीक है, सॉरी, बाएं हाथ से कॉपी को पकड़ना है आपको, तब आप अच्छी तरीके की जो कॉपी को आप एक हाथ से पकड़ लेंगे तो वो हिलेगी कॉपी नहीं, और हम अच्छी तरीके से उसको लिख पाएंगे। अब नेक्स्ट है कि आपके पास में घड़ी होनी चाहिए, और घड़ी, और दूसरी आती है चीज़ है कि स्टॉप वॉच, इसको स्टॉप वॉच कहते हैं। ठीक है,
घड़ी क्यों होनी चाहिए कि आपको पता है कि आशुलिपि के लिए समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और जब भी वो अभ्यास करता है, जब वो अभ्यास करता है तो वो हमेशा घड़ी को देखता है कि उसने अगर 800 वर्ड लिखे हैं तो कितने समय में लिखा है, तभी तो हम अपनी गति का जो है वो कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्टॉप वॉच हो, स्टॉप वॉच वो लगा करके ध्यान रखता है कि हाँ कितनी देर में हम इसको लिख रहे हैं। क्योंकि जब हम बार बार अभ्यास करते हैं तो स्टॉप वॉच की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? अभ्यास के लिए। ठीक है, अभ्यास करना है तो स्टॉप वॉच आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपको गति की गणना करनी है तब भी हमको घड़ी या स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम अच्छी तरीके से अपनी स्पीड निकाल सकते हैं, गति की गणना कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप टाइम को रिकॉर्ड करके, टाइम को ध्यान में रखते हुए, टाइम नोट करते हुए अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि आप आशुलिपि अच्छे बन पाएंगे। क्योंकि आपको आशुलिपि लिखना आता है लेकिन आप बहुत स्लो लिखते हो। ये आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी हमारी स्पीड है? इसके लिए आपको स्टॉप वॉच या घड़ी की आवश्यकता पड़ती है। जब आप उनका इस्तेमाल करते हुए ये काम करेंगे तो आप अपनी स्पीड पर भी आपका ध्यान जाएगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि डिक्टेशन जब भी आप लें तो आप स्टॉप वॉच या घड़ी का इस्तेमाल करते हुए, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिनट, घंटे, सेकंड सब पता चलेंगे। घड़ी भी है तो भी आप उसको ध्यान रख सकते हैं कि जब भी आप उसको लिखने वाले हों तो आप घड़ी को सेट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपके पास में कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? कंप्यूटर। कंप्यूटर किस लिए होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि अब हमने लिख लिया, टाइम से लिख लिया, तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है प्रतिलेखन की। यदि आपको प्रतिलेखन करना है, प्रतिलेखन करने का, प्रतिलेखन तो करना ही करना होता है। और प्रतिलेखन होता क्या है कि जब आशुलिपिक अर्थात स्टेनो डिक्टेशन लिखता है, डिक्टेशन का मतलब ये है कि जब कोई उसका अधिकारी बोलता है उसके पश्चात वो शॉर्टहैंड में लिखता है, लिखने के पश्चात में फिर अगर वो हिंदी का आशुलिपिक है तो हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश का आशुलिपिक है तो हिंदी स्टेनो में लिखेगा, फिर उसको हिंदी वाला हिंदी में ट्रांसलेशन करेगा और इंग्लिश वाला इंग्लिश भाषा में उसका ट्रांसलेशन करेगा। तो जो उसका ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, उसको हम कहते हैं प्रतिलेखन। अर्थात हिंदी के का आशुलिपिक जो है वो हिंदी भाषा में उसको टाइप करेगा। इस टाइप करने को ही हम कहते हैं प्रतिलेखन। आपने लिख लिया लेकिन आप उसका प्रतिलेखन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप जो है आपने प्रतिलेखन किया है। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपको प्रतिलेखन का अभ्यास करना है। जब आप उसकी स्टडी कर रहे हों, आशुलिपि आप सीख रहे हों, तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रतिलेखन बेहद ज़रूरी है। और जब भी आप प्रतिलेखन करें तो आप स्टार्टिंग में पहले थोड़े वर्ड से शुरू करें और शुरू करने के पश्चात में फिर आप उसका ज़्यादा अभ्यास करें। पहले एक पैरा का शॉर्टहैंड लिखें, फिर उसको टाइप करके देखें। मैं बात बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आप सभी स्टूडेंट्स हैं इसलिए मैं बताता हूँ कि जब आप इसका प्रारंभ करें तो पहले छोटे छोटे पैराग्राफ को टाइप करना सीखना है। शॉर्टहैंड में लिखें, फिर उनको टाइप करें और एक पैराग्राफ को 3-3, 4-4 बार टाइप करें, जिससे कि आपकी अशुद्धियाँ हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा और अच्छी तरीके से आप शुद्ध लिखना सीख जाएंगे। तो इसके लिए कंप्यूटर आपके पास होना ज़रूरी है। कंप्यूटर प्रतिलेखन के साथ साथ आपको पहले कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, जिसमें कि फ़ाइल को सेव करना, फाइल को ओपन करना, उसकी जो शॉर्टकट्स हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, ये थोड़ा सा बेसिक आपको आना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आगे जब आप फ्यूचर में कहीं काम करेंगे किसी ऑफिस में स्टेनो के पद पर, तो वहाँ पर बहुत सारी ज़रूरत
पड़ती है कि कंप्यूटर्स में सेटिंग के लिए पेपर को टाइप करते समय प्रिंट निकालने जैसी प्रक्रिया, बहुत सारी लंबी प्रक्रिया होती है। तो आप थोड़ा सा कंप्यूटर का ज्ञान रखें और प्रतिलेखन का अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर प्रतिलेखन जब तक आप नहीं कर पाएंगे तो आपको कोई नहीं कहेगा कि आप स्टेनो के लिए आप काम कर रहे हैं। ठीक है। पहले अब जैसे अब तो हम सभी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले कंप्यूटर नहीं था तो सभी लोग टाइपराइटर का इस्तेमाल करते थे। टाइपराइटर, अब इसमें तो तत्काल ही बस पेपर लगाना होता था, पेपर के साथ साथ हम तुरंत टाइप करते थे और उसमें प्रिंट आउट आप कहते हैं साथ साथ छपता हुआ चला जाता था। लेकिन इसमें अशुद्धियाँ काफ़ी ज़्यादा होती थी। लेकिन कंप्यूटर में हम बहुत ही शुद्धता के साथ में टाइप कर सकते हैं, गलती होने पर तत्काल हम उसको सही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अच्छी तरीके से आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो आपके पास में कैसेट्स भी होनी चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है। आप तो फ़ोन है, कैसेट टैप रिकॉर्डर जिसमें पहले हम लगाते थे, लगा करके रिकॉर्डिंग करके फिर उसका अभ्यास करते थे। तो कैसेट्स होनी चाहिए, टेप रिकॉर्डर, कैसेट टेप रिकॉर्डर। अब ये फैसिलिटी तो अब सभी के फ़ोन में ही है, क्योंकि अब सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, तो फ़ोन में ही हम उसकी रिकॉर्डिंग करके अच्छी तरीके से हम उसको कर सकते हैं। क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले जब हम इसको तेज़ गति पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, उसके पश्चात में फिर हम उसको गति से लिखने का अभ्यास करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम जो है अब हम तेज़ गति से लिख सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, जब तक क्या है कि हम तो देख देख करके हमने देखा कि राम है, ये राम, अब राम को लिखना है तो हमने राम इस तरीके से लिख दिया, लेकिन हमने देखा तब लिखा। लेकिन अगर यही हमको कोई बोले उस समय हमको ये नहीं दिखाई पड़ता है, ये सिर्फ हमको सुनाई पड़ता है। तो ये क्योंकि आपको भविष्य में जब कभी काम करना होगा तो जो भी शब्द हैं वो आपको सुन करके लिखने होंगे, देख करके नहीं लिखने होंगे। तो हमको अभ्यास करना है कि सुन करके लिखने की, क्योंकि आशुलिपि एक ध्वन्यात्मक भाषा है, लिपि है, इसको हमें फोनेटिक लैंग्वेज इसको कहते हैं। तो हमें सुन करके ही लिखना होता है। तो हमें ऐसा अभ्यास करना है कि हम इसको आसानी से अच्छी तरीके से इसमें हम पारंगत बने। तो अगर हम कैसेट्स का इस्तेमाल करते हैं, टैप रिकॉर्डर का, या फ़ोन में रिकॉर्ड करके उसका अभ्यास करते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है और हम अच्छी तरीके से इसको हम कर पाते हैं। तो आज मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपको ये कुछ बातें बताई हैं, आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। पहला मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कुर्सी और मेज, ठीक है, क्योंकि जब तक आप अच्छी तरीके से बैठेंगे नहीं तब तक आप अभ्यास अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो कुर्सी और मेज का जो रेशियो है वो 75 और 45 का होना चाहिए। मेज आपकी 75 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए, कुर्सी आपकी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब कभी भी आप कुर्सी मेज को खरीदते हैं, परचेस करते हैं या घर पे बनवाते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आगे की तरफ ज़्यादा ढका हुआ नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपके जो पैर हैं जब कुर्सी पर बैठें तो मेज के अंदर की साइड में थोड़े से चले जाएं, तब आप आसानी से लिख पाएंगे। दूसरा कि पुस्तिका जो है, पुस्तिका आपके पास में जो कॉपी है स्टेनो वाली, वो आपकी बहीनुमा होनी चाहिए, 200 पृष्ठ होने चाहिए। और बहीनुमा जब आप इसको खरीदे तो आप ध्यान लें कि लाइनों के बीच अंतर होना चाहिए। अंतर होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सामान्य रजिस्टर से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें इतना दिया हुआ है तो कम से कम इतना यहाँ तक होना चाहिए, इतना। ठीक है, और पेज जो है खुरदरे ना हो, चिकने हो, तब आप उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट है पेन और पेंसिल। जब आप प्रारंभ में पेंसिल का इस्तेमाल करें तो प्रारंभ या लास्ट तक आप ध्यान रखेंगे अच्छी गुणवत्ता की पेंसिल होनी चाहिए तभी, क्योंकि वो खराब पेंसिल होगी तो बीच में टूट जाएगी, तो आपको बीच में अवरोध उत्पन्न होगा, बार बार आपको पेंसिल को सही करना होगा, नोक फिर से बनानी होगी। और जो पेन की बात मैंने यहाँ पर बताई, तो पेन आपको प्रारंभ में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, और जो आप अपनी पेंसिल को पकड़ते हैं लिखते समय तो हल्के टच का इस्तेमाल आपको करना है। और जो कॉपी है सीधी कॉपी होनी चाहिए। जब आप
अपनी मेज पर रखते हैं तो कॉपी को सीधा सीधा रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है और कॉपी को अपने बाएं हाथ से पकड़ करके रखना है। तभी आप अच्छी तरीके से अपनी पेंसिल और पेन के सहयोग से अच्छी आउटलाइन बना पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपके पास में स्टॉप वॉच होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप वॉच से क्या करते हैं कि हम अभ्यास अच्छी तरीके से कर पाते हैं। अभ्यास करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम टाइम को रिकॉर्ड करें कि हम कितनी देर में कितने शब्द लिख पा रहे हैं, जिससे कि हम गति गणना कर पाएंगे। गति गणना कैसे करते हैं? टोटल जितने शब्द हम लिखते हैं, कुल शब्द और फिर समय, शब्द और समय, इनको जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि हमारी कितनी। जैसे आप सपोज करो कि हमने 200 शब्द लिखा, 200 शब्द आपने सपोज कीजिए कि 5 मिनट में लिख दिया है, तो अगर आप इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 5 8 40, 5 चौको 20, 40 की स्पीड आपकी आ जाएगी। ठीक है। इसको हम लिखते हैं WPM। क्या लिखते हैं? WPM यानी वर्ड पर मिनट। ठीक है। तो वर्ड पर मिनट आपकी 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से आपके पास में अभ्यास के लिए स्टॉप वॉच होना ज़रूरी है। और कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है जब हम प्रतिलेखन करते हैं, तो प्रतिलेखन के लिए कंप्यूटर आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। उसके पश्चात में टैप रिकॉर्डर, कैसेट्स आपके पास में होनी चाहिए, या फ़ोन आपका हो जिसमें कि आप रिकॉर्डिंग करके अभ्यास कर सकें। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपको थ्योरी की इस क्लास में बताने का प्रयास किया है। तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, शॉर्ट हैंड हिंदी थ्योरी के एग्ज़ाम में, तो आपको ध्यान रखना है। ये थ्योरी से रिलेटेड है, तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इसके नोट्स तैयार कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप अच्छी तरीके से इसको लिख पाएँ। तो इस क्लास को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट डे कल आपसे एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर।